हेलो स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, उसके मेथड्स भी सॉल्व कर लिए। अगर आपने सॉल्यूशन पूरा पढ़ लिया है तो अगर उसमें जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। और आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी जानने से पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब जो केमिस्ट होते हैं यानी रसायन जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या जानना चाहते हैं। पहली बात तो वो ये जानना चाहता है कि ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, मतलब जो भी वो रिएक्टेंट ले रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है कि रासायनिक अभिक्रिया संभव है कि नहीं है। तो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। डेल्टा जी है जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी है। थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि डेल्टा जी इस किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी कितना आ रहा है। अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है तो अभिक्रिया संभव है, अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो अभिक्रिया संभव नहीं है। और इक्वल टू जीरो है यानी वो क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है। और दूसरी बात, अभिक्रिया किस हद तक जाएगी, यानी साम्यावस्था की प्राप्ति कब तक हो जाएगी, ये भी देखना जरूरी होता है कि अभिक्रिया साम्यावस्था की प्राप्ति कब हो जाएगी। यानी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो सांद्रताएं होंगी वो स्थिर हो जाएंगी, वो बदलेंगी नहीं। अभिक्रिया का वेग मतलब ये कि कितनी जल्दी हम इक्विलिब्रियम तक पहुंच जा रहे हैं। इसलिए हम जो भी रसायन में वो तीन चीज जानेंगे कि अभिक्रिया हो पाएगी कि नहीं, साम्यावस्था की प्राप्ति और अभिक्रिया का वेग। अब आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी है क्या। रासायनिक बलगतिकी बेसिकली अभिक्रिया वेग यानी कितनी जल्दी साम्यावस्था प्राप्त हुई, और क्रियाविधि फंक्शन कि मतलब किस प्रकार ये काम कर रहा है। जैसे कोई भी रिएक्शन है ये कितने स्टेप्स में पूरा हो रहा है, ये सिर्फ एक स्टेप में पूरा हो रहा है या एक से ज्यादा स्टेप्स ले रहा है पूरा करने के लिए, उसमें इंटरमीडिएट बन रहे हैं कि इंटरमीडिएट नहीं बन रहे हैं। तो रासायनिक बलगतिकी में हम यही अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया वेग एवं क्रियाविधि। अब अभिक्रिया वेग एवं क्रियाविधि तो हम पढ़ते हैं अभिक्रिया वेग, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग होती क्या है। अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए कोई एक आ रिएक्टेंट होती है प्रोडक्ट, तो अभिक्रिया वेग होती है अभिकारक की सांद्रता में ह्रास दर मीन्स रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अभिकारक की जो सांद्रता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है। अभिक्रिया की सांद्रता टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है, और उत्पाद की सांद्रता यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को कहते हैं हम अभिक्रिया वेग। ये दोनों बराबर होते हैं, अभिक्रिया की सांद्रता में ह्रास दर और उत्पाद की सांद्रता वृद्धि दर बराबर होती है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है T बराबर T1। किसी टाइम पर T बराबर T1 टाइम पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो R1 है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो T1 है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे टाइम पर मतलब T1 से T बराबर T2 टाइम पे क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि जो जो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो उनको इसमें से कुछ मोल्स यूज होंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो इसका मान लीजिए कंसंट्रेशन हो गया R2। अब कुछ प्रोडक्ट इधर ये अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाएंगे तो इसकी सांद्रता में भी तो फर्क पड़ेगा, तो इसकी सांद्रता हो गई P2। तो अभिक्रिया क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, अभिकारक की सांद्रता में ह्रास दर। देखिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट कुछ भी हो, मान लीजिए रिएक्टेंट 10 मोल का है, अगर ये प्रोडक्ट बनाएगा तो इसी में से ना प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये कम हो रहा है। मान लीजिए 5 हो या 6 हो जो भी हुआ, तो जो R2 होगा, जो बाद वाला कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, जो पहले वाला कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा। तो इसको हम नेगेटिव में लेते हैं, नेगेटिव माइनस R2 माइनस R1। ये है सांद्रता में परिवर्तन और दर यानी रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे क्या है T2 माइनस T1 बराबर। देखिए अभिकारक की सांद्रता में ह्रास दर अथवा उत्पाद की सांद्रता वृद्धि दर, यानी दोनों बराबर है। तो जितना ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उतना ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में भी चेंज होगा, T2 माइनस T1। अब देखिए रिएक्टेंट जो था वो कम हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। मान लीजिए रिएक्टेंट अब स्टार्टिंग में 10 मोल लिए हैं, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी यानी प्रोडक्ट बना नहीं है। जो जो रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी
तो इस रिएक्टेंट को यूज करके ही प्रोडक्ट बनता जाएगा, यानी ये रिएक्टेंट कम होता गया, यानी हमारे 5 हो गया, तो प्रोडक्ट कितना बन गया 5, मतलब ये तो ऐसा ही है सिंपल। तो यानी प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा, तो इसके लिए प्लस यूज करेंगे P2 माइनस P1, ये हो गया सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा T, सांद्रता में वृद्धि देखिए क्योंकि P2 इज ग्रेटर देन P1, कमी क्यों है क्योंकि R2 इज लेस देन R1। अब देखिए, अब हम इसको एक ग्राफ से देखते हैं, जैसे देखिए इधर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये है टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दिखाया गया है। तो देखिए t बराबर 0 पर जो है वो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी अभी उसमें से थोड़ा सा भी यूज होकर प्रोडक्ट नहीं बना है, तो मान लीजिए मैक्सिमम इसकी है R0, ठीक। अब जो टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ने का मतलब एक्स एक्सिस में जैसे जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा, तो जो टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट यूज होकर प्रोडक्ट बदलता जाएगा, यानी ये कम होता जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे देखिए घट की 0 नहीं होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इसके बाद इससे कम नहीं होगा नहीं ज्यादा होगा। ये देखिए t बराबर T1 पे इसका कंसंट्रेशन R1 है, t बराबर T2 का कंसंट्रेशन R2 है, R एवरेज क्या हो जाएगा माइनस R2 माइनस R1, R फाइनल माइनस R इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा T यानी टाइम चेंज। तो देखिए ये हो जाएगा R एवरेज। अगर मान लीजिए डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब बहुत एक छोटे से डिफरेंस के बाद हम देखते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, यानी डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो भी तो बहुत हल्का सा चेंज होगा, यानी डेल्टा R भी टेंड टू 0, तो R इंस्टेंटेनियस हो जाएगा वो माइनस dR/dt, क्योंकि बहुत स्मॉल हो गया है, यानी डेल्टा T अगर टेंड टू 0 होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं dt, और डेल्टा R टेंड टू 0 है तो उसको लिख देंगे dR। अब देखिए रिएक्टेंट तो घट रहा था, लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में 0 था क्योंकि रिएक्टेंट अभी भी यूज ही नहीं हुआ है, तो स्टार्टिंग में 0, फिर जो रिएक्टेंट यूज होता जाएगा वो प्रोडक्ट बनता जाएगा। अब देखिए ये भी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मिलकर पूरा R0 के बराबर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि R0 एकदम 0 पर नहीं आता है, यानी कुछ समय बाद इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, इसी तरह प्रोडक्ट का भी है, बढ़ते बढ़ते इसका कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया P0 सर। अब देखिए T बराबर T1 पे इसकी कंसंट्रेशन है P1, T बराबर T2 पे इसकी कंसंट्रेशन है P2, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 बाय डेल्टा T, जैसा हमने पहले पढ़ चुका है। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि दर P2 माइनस P1 बाय डेल्टा T। अब देखिए अगर वही डेल्टा T टेंड्स टू 0, P2 माइनस P1 टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा dq/dt। और इसी को कहते हैं R इंस्टेंटेनियस, यानी तात्क्षणिक वेग, मतलब बहुत छोटे से टाइम डिफरेंस के बाद अगर हम वेलोसिटी चेंज कंसंट्रेशन में डिफरेंस देखें तो उसको कहते हैं हम R इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक वेग, और उतने स्मॉल टाइम में इतना कंसंट्रेशन में चेंज आया है। अब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव, यानी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का अभिक्रिया वेग पर प्रभाव। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता क्या है, जैसे जो भी आप रिएक्शन देखेंगे उसमें मॉलिक्यूल के जो फॉर्मूला होता है उसके सामने जो भी न्यूमेरिक कांस्टेंट रहते हैं यानी अंक रहते हैं उसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो मान लीजिए ए बी कोई क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, ए प्लस बी बी सी प्लस डी बी। तो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ह्रास दर यानी अभिकारक सांद्रता में ह्रास दर यानी कमी। तो अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया तो जितने का गुणा होता है उतने का हम भाग कर देते हैं, इसमें a का गुणा हो गया तो a का भाग कर देंगे यानी 1/a डेल्टा बाय डेल्टा t। और चूंकि निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट साइड है, इसका भी निगेटिव हो जाएगा और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो बटा में आ जाएगा यानी -1/b डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। अब देखिए अब इधर जो है ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट के लिए r किसमें लिखते हैं पॉजिटिव और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बटा में ही जाएगा c 1/c * डेल्टा c बाय डेल्टा t d and 1/d * डेल्टा d बाय डेल्टा t। तो
जैसे कि हमने पढ़ा स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 5vr माइनस aquos प्लस br 3 माइनस aquos प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस aquos प्लस 3br2 प्लस 3h2। चलिए ये भी चीजें ध्यान में दीजिए कि कौन सी स्टेट में है aquos 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 लिक्विड। तो इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है गुणा और रिएक्टेंट के लिए हम माइनस लिखते हैं। तो इधर देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 यानी 1/5 क्योंकि ये रिएक्टेंट है यानी माइनस और डेल्टा बी आर माइनस डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसी तरह आगे बढ़िए माइनस 1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इनटू डेल्टा बी आर ओ 3 माइनस डिवाइड बाय डेल्टा टी। आगे फिर माइनस 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 डेल्टा एच प्लस डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब इधर क्या है इधर प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएंगे पॉजिटिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी विभागी होगा यानी डेल्टा br2 डिवाइड बाय डेल्टा t सेम 1/3 डेल्टा h2 डिवाइड बाय डेल्टा t। ये हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अभिक्रिया वेग पर प्रभाव। अब देखते हैं अभिक्रिया वेग की इकाई यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए r बराबर क्या होता है माइनस dr by dt प्लस dv by dt। dr क्या है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन का जो मात्रक होगा वो भी सांद्रता ही होगा सांद्रता। और dt क्या है टाइम चेंज टाइम डिफरेंस यानी समय। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर डिवाइड बाय समय। इसी को आगे बढ़ाएं मोल इनटू लीटर इनवर्स समय इनवर्स। टाइम इनवर्स इसलिए क्योंकि टाइम यहाँ तो मोल प्रति लीटर फिक्स है लेकिन यहाँ सेकेंड आवर मिनट्स ये सब भी हो सकते हैं। तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर इनवर्स समय इनवर्स। तो अब आगे बढ़ते हैं अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक मतलब अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है सांद्रता। तो जो अभिक्रिया वेग होता है वो अभिकारकों की ध्यान दीजिएगा अभिकारकों हमेशा रिएक्टेंट ही लेंगे अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के पे बहुत निर्भर करता है। अगर देखिए अगर घात पॉजिटिव में है तो सांद्रता बढ़ने से वेलोसिटी अभिक्रिया वेग जो है वो बढ़ेगी लेकिन अगर घात नेगेटिव में है तो सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया वेग घटेगी। अब देखते हैं वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट। अब देखिए एक इक्वेशन है a plus b plus c gives c plus d। तो v हम दिखा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो अपने यहाँ r लिखा है तो माइनस dr by dt। अगर हम इसको लिखें तो 1 इसको घातांकों के देखिए जो वेग क्या कहते हैं वेग ऑफ अभिक्रिया वेग होता है अगर उसको अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेट लॉ। जैसे देखिए a b तो इसको हम लिखेंगे k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b। k हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ a ये a होगा रिएक्टेंट b होगा रिएक्टेंट। देखिए जब भी आप वेग नियम लिखेंगे तो उसमें आप प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं करेंगे। जो वेग अभिक्रिया वेग होता है वो सिर्फ अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है और ये जो सॉरी ये x y होंगे और जो ये x y होंगे इनके जो मान होंगे यानी इनके जो वैल्यूज होंगे वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए गए होंगे यानी प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त किए गए होंगे। जो ये x और y हैं ये जरूरी नहीं कि a और b के बराबर हो। ये a और b के बराबर भी हो सकते हैं या a और b से भिन्न भी हो सकते हैं क्योंकि ये जो चेक किया गया है वो प्रयोगात्मक रूप से चेक किया गया है। तो ये हो जाएगा। अच्छा देखिए अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता है v प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर
वाई। कांस्टेंट आता है वही जो कांस्टेंट हमने लिखा है यहाँ, v इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। अब देखिए x और y का जो वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो, उस हिसाब से ये अभिक्रिया वेग को प्रभावित करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव जिस हिसाब से, अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी इसके मान बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया यानी इसके मान बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू घटेगी। अब देखिए प्राथमिक अभिक्रियाएं, एलिमेंट्री रिएक्शंस। प्राथमिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जो अभिक्रियाएं एक स्टेप में होती हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। और सेम उसका अपोजिट जटिल अभिक्रियाएं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, यानी जो अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। वेग नियम, रेट लॉ। वेग नियम क्या होता है? जो अभिक्रिया वेग को है वो अभिकारक की सांद्रताओं के घातांकों के रूप में, अभिकारकों की मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता क्या होती है? मोलारिटी। अभिकारक, ध्यान दीजिएगा हमेशा अभिकारक यानी ओनली रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स को आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स से आपको लेना देना है। यानी अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के घातांकों, घातांक यानी पावर्स, पावर्स के रूप में व्यक्त करते हैं। और जो वो पावर्स होते हैं, जो यानी जो घात होते हैं, वो स्टैटिस्टिकल कोएफिशिएंट से सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन लिखा गया है इसमें इसके सारे स्टेप्स नहीं दिखाए गए हैं, इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं दिखाए गए हैं। तो ये क्या कहते हैं, जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कौन से मंद पद है, कौन से तीव्र गति वाले पद है, ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पे जो आप रिएक्शन में है जैसे 2NO + O2 gives 2NO2, अगर आपका इसका वेग रेट लॉ लिखेंगे तो v = k NO2 and O2, यानी देखिए इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सेम उसके पावर में भी है। यानी जो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, जो आप प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त किए, तो ये उसी प्रकार से वेग अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है, यानी NO2 के स्क्वायर के रूप में और O2 की पावर 1 के रूप में। लेकिन अब यहाँ देखिए CaCl3 + Cl2 gives CCl4 + HCl, यानी क्लोरोफॉर्म पे जो क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। यहाँ देखिए इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो CaCl3 है यानी जो क्लोरोफॉर्म है वो टू द पावर 1 के रिस्पेक्ट में इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन जो क्लोरीन गैस है वो 1 पावर 1 में नहीं, जबकि पावर 1 टू द पावर 1/2 के रिस्पेक्ट में इसको इफेक्ट करता है। तो वही लिखा गया है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट समान या भिन्न हो सकता है, क्योंकि ये अभिक्रिया को देख के नहीं प्रयोगात्मक रूप से इसको प्राप्त किया गया है कि। तो अब इसके बाद देखते हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वेग नियम में जो होता है अभिकारक के घातों का मान, जब वेग नियम में अभिकारक के घातों की योग, घातों का योग जबकि वो मान प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त किए गए हों। जैसे मान लो A और B दो रिएक्टेंट्स हैं, B = k × 10⁻x × 10⁻y। ये x और y ये जरूरी नहीं है कि A और B के बराबर हो, ये भी हो सकता है कि ये A और B के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2NO + O2 gives 2NO2 NO2 and O2 तो v = k × 8⁻x v/y, x + y। और ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई पूर्णांक हो सकता है, या फिर भिन्न हो सकता है। चलिए आज बाकी चीजें आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।